प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय गणित में आपने प्रश्नावली नंबर 3.2 जो सुन रही है कल जो 17वां चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन और उसी के अंदर अपना आज प्रकरण है आंकड़ों के अंदर मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बारे में बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकी में जो आंकड़े उसके 3 माप होते हैं, माध्य के, बहुलक के और माध्य। इन तीनों में से माध्य के बारे में मैं पहले ही पढ़ चुके हैं। आज अपने पास माध्य के बाद अगला जो चैप्टर का बिंदु है वो बहुलक आ गया है। तो आज मैं इससे बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक क्या होता है? जैसे शब्द से पता लग रहा है कि बहुलक यानी जो बहुत बार आता है बहुलक है, जो बहुत ज्यादा है वही शब्द के अनुसार बहुलक है। तो बहुलक क्या है? बहुलक एक इस प्रकार का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जो अधिक वाली संख्या की ओर संकेतक करता है। जैसे अगर हम कक्षा में किसी छात्र की उपस्थिति के बारे में चर्चा करें कि कौन विद्यार्थी विद्यालय में सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज किए हैं, तो वो विद्यार्थी उस कक्षा का बहुलक कहलाएगा। यानी उसकी जो उपस्थिति है सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक उपस्थिति होने के कारण उपस्थितियों में वो बहुलक बन गया। तो उसी प्रकार बहुलक जो है वो कौन विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में ये बताएगा कि अमुक जो संख्या है उसकी आवर्ती सर्वाधिक है। तो इसी प्रकार जो बहुलक है उसकी परिभाषा बन गई है। बहुलक की परिभाषा प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की आवर्ती जिस प्रेक्षण की आवर्ती सबसे अधिक है वही बहुलक कहलाएगा। उससे यानी दिए गए प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण के समय में या प्रेक्षण की आवर्ती सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा बार जिसकी आवर्ती सबसे अधिक है वही उस प्रेक्षण का बहुलक कहलाएगा। और बहुलक याद करने के लिए अपने पास वैसे हमें संज्ञा का देख करके भी बहुलक याद कर सकते हैं, लेकिन अगर काफी संज्ञा हो तो हम उसकी एक बारंबार का वर्णन सारणी का निर्माण कर लेते हैं टेलीमार्क के द्वारा।
जिसको आप मिलान चिन्ह कहते हैं, उन मिलान चिन्ह की टेबल तैयार करके और फिर उसका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बुक में एक उदाहरण दिया है कि टीम के 100 में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने के अंतर गोलों में निम्नलिखित दिए गए हैं। इसके लिए संख्या दी गई है जो किसी फुटबॉल के गोल किए गए उन गोलों की संख्या प्रदर्शित की गई है उदाहरण में, और उस संख्या का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं ताकि बहुलक ज्ञात करने में हमें आसानी रहे। जैसे यहाँ गोल किए गए अंक, इसमें जिस गोल में उसका अंक प्राप्त हुए वो अंक आ गया इधर टेलीमार्क, जिसको मिलान चिन्ह कहते हैं या टेलीमार्क का संख्या। और उसके बाद मैचों की संख्या है यहाँ मैचों की संख्या आ गई। अब सरल से उसके सबसे पहले हमें उसके वो अंक लिखेंगे जिस जिस मैच में उसने जितने अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले अंक 1 आता है, उसके बाद 1 के बाद 2 का अंक है, उसके बाद 3 का अंक, उसके बाद 4 का अंक, और उसके बाद उसने 5 अंक अर्जित किए और उसके बाद 6 का अंक है। तो इस प्रकार उसके द्वारा अर्जित किए हुए अंक दर्शा दिए। और इधर के पक्ष में जहां मैच है वहां मैचों की संख्या दर्शा दी गई है। मैचों की संख्या 9 है, 9 14 7 इस प्रकार है क्रम से 5 3 2 यह इसके मैचों की संख्या हो गई। अब इसके एक अंक उसने 9 मैच खेले, 9 मैचों में एक अंक प्राप्त किया है। तब इसमें क्या पहले मार्क में 4 तक तो सीधी लाइनें का एक समय होता है और 5वीं पिछली लाइन से इनको इस प्रकार मिला देते हैं। ये 5 अंकों का एक समय जो पहली मार्क के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसको मिलान चिन्ह कहते हैं। इसके बाद आगे जो है इसका 9 का समय बनाने के लिए एक समय पूरा होने के बाद इसके आगे 4 लाइनें इसमें का ये इसका समय बन गया। इसमें 14 का ये अपना एक समय बन गया 5, फिर ये 5 10 और फिर ये 4। इस प्रकार से समूह में एक संख्या लिखने के बाद अगले में ये प्रकार है, इसमें 7 है और इस प्रकार है ये 7 हो गए। 5 का समय बन रहा है, इसमें 5 है, 5 का एक ही समय बन जाएगा, ये बन गया। इसमें 3 है तो 3 खड़ी आ जाएगी, इसमें 2 है। अब हमें देखना है कि कौन से पहले मार्क में सबसे ज्यादा चिन्हों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसे देखने का हमें पता लग रहा है कि उसमें 14 मैचों में सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए 2। तो इसमें जो भीतर का मान है अंकों की संख्या गोल में किए गए जो अंक हैं इसमें
इसमें इसकी मिलान चिन्ह ज्यादा है और सर्वाधिक हुई है। ये जो है ये 2 का उसने 14 मैचों में प्राप्त किया है। तब इसका बहुलक सबसे ज्यादा अंक किए हैं उसमें 2 का और वो 14 मैचों में। तब हम कहेंगे इसका बहुलक बराबर 2, क्योंकि 2 की आवृत्ति 14 में हुई है। 2 का जो अंक उसने 14 मैचों में प्राप्त किए तो सर्वाधिक आवृत्ति 2 की 14 है, इसलिए इसका बहुलक 2 होगा। इस प्रकार से हल उत्तर प्राप्त करने आपको इस प्रकार कोई भी संख्या दे सकते हैं और उनका बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक कक्षा के अंदर किसी विद्यार्थी द्वारा एक टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार हैं। जैसे एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं इस प्रकार है और इसका तुम्हें बहुलक ज्ञात करना है कि सर्वाधिक अंक किन विद्यार्थियों ने प्राप्त किए जो सबसे ज्यादा है। तो इसके अनुसार हमें देखने से पता लगता है कि 1 2 2 की आवृत्ति 4 है, 3 की आवृत्ति 3 बड़ी है और 5 की आवृत्ति 1 2 3 4 5 पर है। तो हम इसका कहेंगे इसका बहुलक बराबर 5 का अंक है, यानी 5 का अंक है वो प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका बहुलक हो गया 5। कोई संख्या की जिसकी सर्वाधिक आवृत्ति सबसे ज्यादा वर्ग वाली वो संख्या उसका बहुलक कहलाएगी। तो इस प्रकार ये अपना बहुलक हुआ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर बहुलक के बाद अपना यहाँ दूसरा बिंदु है। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का तीसरा बिंदु शुरू हो रहा है माध्यक। हमने माध्य के बारे में पढ़ा था, माध्य के बाद बहुलक पढ़ा था और इसका तीसरा बिंदु माध्यक आ गया है। तो अब हमें तीसरे बिंदु के अंदर इसमें माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं, मिड मोड मीडियन, माध्यक और बहुलक। तो माध्यक जिसको वस्तु कहते हैं आपने पढ़ चुके हैं। बहुलक जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, जिसको मोड कहते हैं और पढ़ चुके हो। इसके बाद माध्यक आ गया है। माध्यक किसी दिए गए चित्रों में जो आंकड़े उन आंकड़ों का ठीक मध्य का मान प्रदर्शित करता है। तो माध्य के ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसमें माध्य ज्ञात करने के सबसे पहले नियम है इसके संख्या सम और विषम। ये 2 प्रकार की संख्याओं पर लागू होता है। अगर एक तो पदों की संख्या सम हो यानी पदों की संख्या सम हो, दूसरी जब पदों की संख्या विषम हो। तो पदों की संख्या सम और विषम होने के लिए इसके
अलग अलग नियम है। अगर पदों की संख्या सम है तो हम इसका दूसरा सूत्र लगाएंगे। अगर दिए गए वितरणों में पदों की संख्या विषम है तब हम इसका दूसरा सूत्र लगाएंगे। लेकिन दोनों के लिए पहला जो काम है वो दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। पहली प्रक्रिया आपको ये करनी होगी, जब आपके लिए दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक ज्ञात करेंगे तब सबसे पहले जो प्रेक्षण दिए गए हैं उन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ये चाहे पदों की संख्या सम हो चाहे विषम हो, दोनों में प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले जो प्रेक्षण दिए गए हैं उनको हमें आरोही क्रम में लिखेंगे और आरोही क्रम में लिखने के बाद इन प्रेक्षणों को हमें पदों की संख्या सम है या विषम है ये देखेंगे। आरोही क्रम आप जानते हैं प्रेक्षणों का जो बढ़ते हुए क्रम में आरोही अवरोही क्रम आप पहले सीख चुके हैं, जो तीसरी चौथी पांचवी छठी कक्षाओं में आया था। उसी क्रम से संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम में लिखना सीखा था। ये संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम ज्ञात करने के बाद तुम्हें अगर पदों की संख्या सम है, यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होगा n बटा 2 वहां पर प्लस n बटा 2 प्लस 1 वहां पर बटा 2। ये होगा जब पदों की संख्या सम हो तब। यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होगा n प्लस 1 बटा 2 पर दोनों में बड़ा ही विशेष अंतर है कि n यानी का n पर n बटा 2 पर प्लस n बटा 2 प्लस 1 वहां पर यानी का n प्लस 1 बटा 2 पर। यहाँ ये प्लस में बाद में जुड़ा, भाग करने के बाद यहाँ भाग देने से पहले जुड़ा है। ये दोनों का विशेष ध्यान रखना है। तो जो भी माध्यक है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद पदों की संख्या की गिनती करनी कि पद की संख्या सम है या विषम है। अगर सम है तब ये सूत्र लगाना है, अगर पदों की संख्या विषम है तो ये सूत्र लगाना है। दोनों में अलग अलग सूत्र लगेंगे। तो इस तरह आपको दोनों सूत्रों में अलग अलग प्रकार से मैं कुछ से संख्या के द्वारा बता देता हूं, जिसमें प्रसावी त्रिकोण 2 का पहला इक्वेशन है उसका मैं सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे उसमें लिखा है कि 15 परीक्षा में 15 लाख 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं।
19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, 24, 12, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये जो है 25 में से काट के 15 घटाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 12, 12, 12 के बाद देखो 15, 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद देखो 16 के बाद इसमें है 19, 19 के बाद इसमें 20, 20, 1, 2, 3, 4 बार 20, 20, 20, 20, 20 के बाद इसमें है 23, 23 के बाद इसमें 24, 24 के बाद है 25, 25, यह हो गई संख्याएं। अब पदों की संख्या इसमें 15 है जो कि विषम है। जब पदों की संख्या विषम है तो माध्य बराबर n + 1 बटा दोनों पद, यानी 15 + 1 बटा दोनों पद। 15 में जोड़ा 16 बटा 2 बराबर 8वां पद। 8वां पद जो है वो इसका माध्य कहलाएगा। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी माध्य बराबर 8 मतलब 20 है। तो माध्य बराबर 20 अंक है। ये इसका माध्य हो गया। तो इस प्रकार पदों की सम या विषम के अनुसार आप सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में करोगे। आरोही क्रम में करने के बाद इसको इस क्रम में सूत्र लगाओगे। आरोही क्रम करने के बाद पदों की संख्या की गिनती कर लो। पदों की संख्या विषम है और ये सूत्र लगा दो। समय तो अपना दूसरा सूत्र है वो लगा दो। इस प्रकार ये अपना आज का चैप्टर पूर्ण हुआ और आगे वाला कल अगला बिंदु शुरू करेंगे, जिसमें इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो तुम्हें हल करनी है। ये जो 3.2 अभ्यास है ये आपको नोटबुक में नोट करना। इस